हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे नाबार्ड के बारे में। जैसा कि आपको पता है, आपका ये जो टॉपिक है ये आपके हरियाणा इकोनॉमी के चैप्टर में दिया गया है, तो आपका इसको पढ़ लेना बहुत जरूरी है। इससे पहले भी बहुत सारी क्लासेस में आपको हरियाणा इकोनॉमी की करा चुकी हूँ। हरियाणा करंट अफेयर स्टार्ट किया हुआ है जनवरी फरवरी, और मार्च का करंट अफेयर मैंने आपको कंप्लीट पीडीएफ के थ्रू पढ़ा दिया है। अगर आपने वो हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया है, ईवीएस मोस्ट ऑफ कंप्लीट है, बस रिसोर्सेज के कुछ टॉपिक्स रहते हैं वो भी मैं आपको करा दूंगी। इसके साथ साथ ये हमारा हरियाणा इकोनॉमी का जो चैप्टर है, ये भी बहुत सारे चैप्टर्स मैंने इसमें आपको करा दिए हैं। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे नाबार्ड के बारे में। अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट कर देते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है नाबार्ड। अब सवाल आता है कि जो नाबार्ड है इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहली बात तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जितने भी डिपार्टमेंट्स आप पढ़ते हैं, जैसे HKVIB है, HFC है, ठीक है, MNCs हैं, ये जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ते हैं उनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म से पूछ ली जाती है और हम जल्दबाजी में सिर्फ इसको पढ़कर चले जाते हैं। हम सोचते हैं क्या फुल फॉर्म पढ़नी है, कोई एग्जाम में थोड़ा ना पूछी जाती है, इतनी आसान बात थोड़ी ना पूछी जाएगी, तो आपसे फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती है। और कई बार सिर्फ एक अक्षर, एक वर्ड की वजह से आपका पूरा टॉपिक गलत, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसीलिए आपको इसकी फुल फॉर्म्स भी अच्छे से याद होनी चाहिए, इसके ईयर्स याद होनी चाहिए, हेडक्वार्टर्स याद होने चाहिए, तभी जाकर आप इस टॉपिक को पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड का जो पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये नाबार्ड की जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 में की गई थी। इसके जो हेड है उनका नाम है श्री शाजी केवी। ये न्यू हेड है, दिसंबर में ही बने हैं, 7 दिसंबर 2022 को ये अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, इनका नेम है श्री शाजी केवी। तो आपको याद रखना, इसके हेड कौन है, श्री शाजी केवी हैं, और इसकी स्थापना कब की गई है, 12 जुलाई 1982 में की गई है। इसके बाद इसका जो गठन है वो कब किया गया, किसके तहत किया गया है, ये एक अधिनियम लाकर इसका गठन किया गया था, यानी कि एक्ट लेकर आए थे संसद में, तभी हमने किसकी स्थापना की है, नाबार्ड की स्थापना की है। ये भी ना एक टाइप का बैंक कह सकते हैं, क्योंकि भी लोन प्रोवाइडर होता है जो एग्रीकल्चर में, रूरल डेवलपमेंट के लोगों के लिए पैसा उपलब्ध। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। तो इसे हम नाबार्ड का नाम दे देते हैं। ये क्या एक तरीके का बैंक है। भारतीय संसद के एक एक्ट के अनुसार इसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, साथ साथ रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या करता है, लोन प्रोवाइडर है, वहां पैसे वगैरह उपलब्ध कराने का काम करता है। इसलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं, नाबार्ड। नाबार्ड के एक डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि नाबार्ड क्या है, तो आप क्या कहेंगे, एक विकास बैंक के रूप में काम करता है। प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी कि जिसका प्राइमरी पर्पज है वो ये है कि ग्रामीण एरिया में ध्यान केंद्रित करेगा, वहां के डेवलपमेंट को लेकर काम करेगा। एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास के लिए वित्त यानी कि पैसा प्रदान करने का शीर्ष निकाय है। अब आपसे पूछा जाए कि किसे पैसा देता है, किसको लोन प्रोवाइड कराता है, तो आप क्या टिक करेंगे, एग्रीकल्चर में, और साथ साथ रूरल डेवलपमेंट में क्या उपलब्ध कराता है, वित्त यानी कि पैसा उपलब्ध कराने वाली एक ये शीर्ष निकाय है, यानी कि एक उच्चतम निकाय है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि ये किसके लिए पैसा देता है, तो एग्रीकल्चर के लिए, साथ साथ रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या उपलब्ध कराता है, लोन प्रोवाइडर है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर बनाया गया है, मुंबई में बनाया गया है। इसके बाद है एग्रीकल्चर के अतिरिक्त और भी काम करता है, यानी कि कृषि के अतिरिक्त और भी जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो नाबार्ड को प्रदान की गई हैं। जैसे एग्रीकल्चर के अतिरिक्त ये उद्योग, जो छोटे उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, और जो ग्रामीण परियोजनाएं होती हैं, उनके लिए भी विकास के लिए उत्तरदायी है। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्रीकल्चर के अलावा ये क्या क्या काम करता है, तो उसके अतिरिक्त ये उद्योग, कुटीर उद्योग और ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए क्या है, उत्तरदायी है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में है। इसका गठन कब किया गया, 12 जुलाई 1982 में किया गया है। इसके हेड का नाम क्या है, श्री शाजी केवी इनके हेड है। ठीक है, ये रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को लेकर काम करता है। और कैसे बनाया गया, भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया है। ये एक टाइप का बैंक है जो लोन प्रोवाइड का
काम करता है। और मतलब जैसे रूरल डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर में, छोटे कुटीर उद्योगों में और ग्रामीण परियोजनाओं में सहायता देने का काम करता है। इसकी स्थापना कब की गई है? एक एक्ट आया था 1981 में। जैसा कि मैंने आपको बहुत सारी बातें पढ़ाई हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि जो अधिनियम है वो पहले आ जाते हैं, फिर बाद में लागू करने में से कुछ समय लग जाता है। तो इसी प्रकार से जो नाबार्ड एक्ट है वो 1981 में आ गया था। इसके बाद 1982 में क्या हो गया? इसका गठन हो गया। तो सबसे पहले कोई भी अधिनियम आता है, कोई भी एक्ट आता है जिसके तहत इनकी स्थापना की जाती है। इसका काम क्या है? ये लोन प्रोवाइडर है, यानी कि ऋण वगैरह देने का काम करता है। ग्रामीण आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए क्या करता है? ये वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यानी कि गांव में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचनाएं हैं, उन्हें क्या देने का काम करेगा? ये लोन प्रोवाइडर का काम करता है, वित्तीय सहायता देता है, पैसे देता है, ऋण देता है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या करेगा ये? यानी कि आपका जो जिला है, जिले स्तर पर क्या करता है? ये क्रेडिट देता है, ऋण देता है, साथ साथ उनके लिए प्लान्स तैयार करता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये क्रेडिट, ऋण देता है, साथ साथ प्लान्स तैयार करता है, और ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं के लिए भी वित्तीय सहायता देने का काम आपके नाबार्ड करता है। इसके बाद है कोऑपरेटिव बैंक्स। जो आपने देखा होगा कि आपके रूरल एरिया में कुछ कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, जो कुछ गवर्नमेंट की सहायता से चल रहे होते हैं और कुछ वो निजी तौर से चल रहे होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम सहकारी बैंक बोल देते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपके गांव में भी आपको इस तरीके के बैंक देखने को मिलेंगे। तो कोऑपरेटिव बैंक्स और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का निरीक्षण करता है। तो किसका निरीक्षण करेगा? कोऑपरेटिव बैंक्स का, साथ साथ रूरल बैंक का। आपने देखा होगा ये ऐसे टॉपिक्स है ना, आरआरबी में पूछे जाते हैं, जो आपके बैंकिंग्स के एग्जाम्स होते हैं उनमें ऐसे टॉपिक आते हैं जो ये रूरल डेवलपमेंट को लेकर काम करते हैं। उनके ऊपर क्या रखता है? निगरानी रखता है, एक तरीके से उनका निरीक्षण करता है कोऑपरेटिव बैंक्स का, साथ साथ जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में जो रूरल बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक होते हैं, उनका निरीक्षण करता है। इसका उद्देश्य सेंट्रल गवर्नमेंट की विकास योजनाओं की डिजाइनिंग करना है और उनको क्रियान्वित करना है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग्स लाई है उनको एग्जीक्यूट करेगा, डिजाइनिंग करेगा उनकी, फिर उन्हें एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो इसका नेम क्या है? नाबार्ड है। तो इसका उद्देश्य सेंट्रल गवर्नमेंट की विकास योजनाओं की डिजाइनिंग करना और उसको क्रियान्वित यानी कि एग्जीक्यूट करना है। इसके बाद है हस्तकला। हस्तकला शिल्पकारों को प्रशिक्षण देने का काम करता है और उनसे उनको मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराता है। जो हाथ से सामान बनाते हैं आपके, उनको क्या देगा? ट्रेनिंग्स वगैरह का काम देता है, ठीक है। इसके साथ साथ उनको एक मार्केट प्रोवाइड कराता है कि आप अपना सामान यहाँ पर बेच सकते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कराता है। तो आपको ये बात भी याद रख लेनी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर और रूरल से रिलेटेड ना होकर जो शिल्पकार है उनसे रिलेटेड है। अब ये बात आ जाती है कि इसका गठन करने से पहले कौन सी कमेटी बिठाई गई, क्या नाम था उस कमेटी का? तो इसके गठन के लिए 1979 में भारत सरकार के आग्रह पर आरबीआई के द्वारा एक कमेटी का गठन हुआ। तो कमेटी कब बनी है? 1979 में बनी है। तो आपसे पूछा जाए कि नाबार्ड का गठन करने के लिए कमेटी का गठन कब किया गया? 1979 में किया गया है। 1981 में इसके लिए एक एक्ट आया है और 1982 में इसकी क्या हो गई? स्थापना हो गई है। तो ये तीनों ईयर आपको याद रखने हैं। 1979 में कमेटी का गठन हुआ है, 1981 में यहां पर आपके जो मतलब एक्ट आया है, और 1982 में आपके यहाँ पर इस नाबार्ड का गठन हो जाता है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रख, तो तीनों डेट्स आपको याद रख लेनी है। इसके लिए कमेटी का गठन हुआ था, भारत सरकार ने कहा, भारत सरकार के आग्रह पर आरबीआई के द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। किसके आग्रह पर कमेटी का गठन हुआ है? भारत सरकार ने आग्रह किया था, तो आरबीआई ने इस कमेटी का गठन किया। कमेटी का नाम श्री वी शिवराम कमेटी है। तो आपसे पूछा जा सकता है नाबार्ड का गठन कौन सी कमेटी की सिफारिश पर किया गया है? तो इनका नेम है श्री वी शिवराम कमेटी, ठीक है। तो श्री वी शिवराम कमेटी क्या है? इनका नेम है। इसका गठन 1979 में सरकार के आग्रह पर आरबीआई के द्वारा किया गया है। तो ये याद रख लेना है, श्री वी शिवराम कमेटी है इनकी। इसके बाद है इनकी जो कैपिटल है, जो स्टार्ट किया गया था, तो इसकी कैपिटल कैसे रेशो में डिवाइड है? इसकी आरंभिक पेड अप कैपिटल कितनी है? यहाँ पर 100 करोड़ रुपए थी, यानी कि पहले इसकी जो कैपिटल थी वो कितनी थी? पेड अप कैपिटल 50:50 था। यहाँ पर आरबीआई के पास में 50% था और भारत सरकार के पास में भी 50 था, ठीक है। तो 50 करोड़ आरबीआई के पास में कॉन्ट्रीब्यूशन था और 50 इसमें भारत सरकार के पास कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो इसकी प्रारंभिक पेड अप आपसे पूछी जाती है, तो आप क्या टिक करेंगे? इसमें 100 करोड़ रुपए थी, इसमें 50:50 में इसको डिवाइड किया गया था भारत सरकार के बीच में और आरबीआई के बीच में। लेकिन बाद में आरबीआई की 3 संस्थाओं के कार्य को किसने सौंप दिया गया? नाबार्ड को ट्रांसफर कर दिया गया। तो आरबीआई जो है उसने अपने कुछ काम जो है वो अपनी 3 संस्थाओं के जो काम है वो किसे ट्रांसफर कर दिए?
नाबार्ड को ट्रांसफर कर दिए कि आप इसका काम जो है ना वो कौन देखेगा, नाबार्ड देखेगा। ये कौन से विभाग हैं, जैसे कृषि ऋण विभाग था, ये कृषि ऋण विभाग बहुत कम टर्म के लिए क्या देता है, लोन प्रोवाइडर है। तो एक तो इसमें नाम आ जाता है कृषि ऋण विभाग का, ये स्मॉल टर्म के लिए लोन प्रोवाइडर का काम करता है, छोटे समय के लिए क्या करेगा, लोन प्रोवाइड का काम करेगा। इसके बाद ग्रामीण योजना और क्रेडिट सेल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ग्रामीण योजना है और साथ साथ क्रेडिट सेल है। यहाँ पर 1979 से यह है आरआरबी के साथ सहयोग कर रहा है। तो एक ग्रामीण योजना और क्रेडिट सेल ये भी किसके अंडर आ गया, अब नाबार्ड के, ठीक है। तो आरबीआई ने इसका काम किसे सौंप दिया, नाबार्ड को दे दिया। ये आरआरबी के साथ में सहयोग करके काम कर रहा है। इसके बाद एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये भी क्या है, कॉर्पोरेशन, ये भी एक तरीके का लोन प्रोवाइडर था। तो तीन ऐसे यहाँ पर तीन ब्रांचेस हमने पढ़ी हैं जिसका काम आरबीआई ने किसको ट्रांसफर कर दिया, नाबार्ड को ट्रांसफर कर दिया। एक स्मॉल टर्म के लिए लोन प्रोवाइडर है, एक आरआरबी के साथ में सहयोग कर रहा है, और एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आपका लोन प्रोवाइडर का काम कर रहा है। तो ये आपके कुछ फैक्ट्स हैं जो नाबार्ड से रिलेटेड है। अब यहाँ पर जो नाबार्ड है इसमें इसका जो एक्ट है आपको पता है 1981 में आया था। इसके बाद अभी इसमें कुछ समय पहले 2017 में क्या किया गया, संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और ये 2018 में पारित हो गया, ठीक है। एक्ट कब आया है, संशोधन हमने कब किया है, 2017 में किया है, और पारित कब हो गया, 1 साल के बाद, यानी कि 2018 में जो संशोधन है, संशोधन का विधेयक है, ये पारित हो जाता है 1 साल के बाद में, यानी कि 2018 में। संशोधन जो है एक्ट द्वारा नाबार्ड की पूंजी के 5,000 करोड़ से 30,000 करोड़ कर दिया गया। यानी कि पहले ना इसमें जो कैपिटल थी वो कितनी थी, 5,000 करोड़ रुपए थी। ये संशोधन से इनकी जो राशि है वो बढ़ा दी गई। तो पहले 5,000 करोड़ की बात करता था और अब कितने करोड़ की बात करता है, ये 30,000 करोड़ की। नाबार्ड की पूंजी पहले 5,000 करोड़ के आसपास थी और अब कितनी है, 30,000 करोड़ के आसपास कर दी गई है। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। इसमें अमेंडमेंट करने के बाद में इसकी कैपिटल में इंक्रीजिंग हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थानांतरण, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको क्या हो गया, उसके पास में स्थानांतरण हो गया, भारतीय रिजर्व बैंक का क्या कर दिया गया, यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद 1981 के एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों के पास नाबार्ड की शेयर कैपिटल का कम से कम 51% हिस्सा होना चाहिए। यानी कि इसका जो नाबार्ड जो है, इसके जो शेयर्स हैं वो किस किस के पास होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, साथ साथ आरबीआई के पास में। और वो कितने होने चाहिए, कम से कम 51% हिस्सा जो है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए और रिजर्व बैंक का होना चाहिए, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई का हिस्सा इसमें कितना होना चाहिए, 51% होना चाहिए, ठीक है। इसकी शेयर कैपिटल की बात करता है। ये सारी बातें कब कही गई थी, 1981 के एक्ट के तहत की गई थी। लेकिन जब इसमें अमेंडमेंट हुआ 2017 में, तो यहाँ पर आरबीआई से पावर्स छीनकर सारी पावर किसके पास में आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आ गई। तो अब ये जितना भी शेयरिंग का काम है वो किसको ट्रांसफर कर दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया गया। यानी कि अब इसमें आरबीआई का रोल कम हो गया और यहाँ पर रोल किसका ज्यादा हो गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया है। तो यहाँ पर लिखा गया इसे सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया गया। तो पहले यहाँ पर 1981 के एक्ट के तहत नाबार्ड की शेयर कैपिटल का 51% सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस आरआरबी के पास में था, दोनों के पास में था। लेकिन अब किसके पास है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये एक्ट 2017 के बाद में कंडीशंस लागू हुई है। तो आपको ये सारे पॉइंट जो है वो याद रख लेने हैं। इसके बाद है एमएसएमई। एमएसएमई जो है, यहाँ पर मैंने आपको एमएसएमई पढ़ाया था जब मैंने आपको कुछ कैपिटल्स बताई थी, कुछ पैसे बताए थे कि ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए इतना पैसा लगा सकते हैं, ठीक है, सर्विस के लिए इतना पैसा इनके पास में होना चाहिए, तभी ये स्मॉल एंटरप्राइजेस कहे जाएंगे, माइक्रो एंटरप्राइजेस कहे जाएंगे, मीडियम एंटरप्राइजेस कहे जाएंगे। तो उसमें मैंने आपको पहले कुछ अमाउंट पढ़ाई थी, फिर मैंने आपको बताया था कि इनमें अमेंडमेंट किए गए हैं और इनकी जो कैपिटल है वो इंक्रीज कर दी गई है। तो इसी एक्ट के तहत, जैसे 1981 एक्ट के तहत नाबार्ड की 20 लाख रुपए तक के निवेश वाले उद्यमों को मशीनरी व संयंत्रों के लिए क्या देता था, ऋण देता था। तो कितने तक का लोन प्रोवाइडर था ये, 20 लाख रुपए तक का जो लोन है वो नाबार्ड दे सकता था। लेकिन बाद में इसमें क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया और इसमें कहा गया कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो कैपिटल रहेगी वो 10 करोड़ रुपए रहेगी, ठीक है। तो यहां पर अब ये कितनी कैपिटल कर दी गई, 20, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल 10 करोड़ कर दी गई और सर्विस के लिए यहां पर जो कैपिटल है वो 5 करोड़ कर दी गई। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रख लेने हैं कि इसमें एमएसएमई से जो बढ़ी हुई कैपिटल है वो इसमें इंक्रीज कर दी गई, साथ साथ इसमें जो पावर्स हैं वो आरबीआई से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी गई।
तो नाबार्ड जो है ना उसके लिए एक बोर्ड भी होता है, इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो सभी मेंबर्स तो हमें पढ़ने जरूरी नहीं है, कुछ जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें कौन कौन मेंबर्स हो सकते हैं उन सब के बारे में जान लेना जरूरी है। तो यहाँ पर बोर्ड है, ठीक है। बोर्ड के साथ साथ इस बोर्ड में जो बोर्ड है वो क्या काम करता है, बोर्ड नाबार्ड के मामलों को नियंत्रित करता है। बोर्ड के डायरेक्टर क्या होंगे, भारत सरकार द्वारा नियुक्त होंगे। तो बोर्ड डायरेक्टर क्या है, यहाँ भारत सरकार के द्वारा नियुक्त होता है, ठीक है। यहाँ पर जो डायरेक्टर होगा उसे कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। इसका क्या होता है, चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई भी इसका चुनाव कर सकती है, साथ साथ जो इसमें शेयर होल्डर्स है वो इसका चुनाव कर सकते हैं, साथ साथ जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसका चुनाव कर सकती है, जो इसके बोर्ड का डायरेक्टर बनने जा रहा है। श्री शाहजी वीके जो हमने पढ़ा है अभी, इसके क्या है, हेड है। इसके बाद इसमें एक हेड 1 अध्यक्ष होता है, 3 निदेशक होंगे जो अलग अलग विषयों के क्या होंगे, ज्ञाता होंगे, ठीक है। इसमें एक को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए, एक को रूरल डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इनमें से जैसे लघु उद्योगों की जानकारी होनी चाहिए, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों की जानकारी रखने वाले मेंबर्स इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर बोर्ड में एक अध्यक्ष होता है और 3 निदेशक होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये इनके क्या है, कुछ मेंबर्स वगैरह निदेशक हैं। इसके बाद योगदान की बात कर लेते हैं। वैसे आपसे इनके बारे में पूछेगा नहीं, बट ये पूछ सकता है कि इसके हेड कौन है, इसे कौन अपॉइंट करता है, नाबार्ड का गठन कब किया गया था, नाबार्ड के कार्य क्या है, नाबार्ड की विशेषताएं क्या है। तो ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती है। इसमें अमेंडमेंट कब हुआ था, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नाबार्ड किसे लोन प्रोवाइडर का काम करता है। तो ये सारे पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं योगदान की। नाबार्ड ने अब तक क्या क्या योगदान दिया है। तो अगस्त 1988 में, ठीक है, यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड लाया गया। तो यहाँ पर ये किस लिए लाया गया था, ताकि फसल के ऋण प्रदान करने के लिए, ताकि जो किसान है उन्हें लोन प्रोवाइड किया जा सके, किसके ऊपर, उनकी फसलों के ऊपर। तो इसलिए क्या लेकर आए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आए। तो अगस्त 1988 में क्या लेकर आए हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आए हैं, और ये फसल ऋण प्रदान करने के लिए है। इसके बाद है रुपए। रुपए का मतलब क्या होता है, किसान कार्ड, रुपए किसान कार्ड, ठीक है। तो इसका नेम क्या है, रुपए किसान कार्ड। ये भी नाबार्ड किसे देता है, अपने किसान ग्राहकों को ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से रुपए किसान कार्ड प्रदान करता है। तो यहाँ पर रुपए किसान कार्ड क्या है, नाबार्ड अपने किसान ग्राहकों को, जो इसके किसान है, जो उसके मेंबर्स हैं, उनको क्या करेगा, ग्रामीण वित्त, जो गांव में जो संस्थाएं होती हैं उनके सहयोग से एक कार्ड वितरित करता है, जिसे नाम दिया जाता है रुपए किसान कार्ड, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रुपए किसान कार्ड क्या है, इसके साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये सब हमने नाबार्ड में पढ़े हैं। नाबार्ड अपने किसानों को ये प्रोवाइड कराता है, तो इसे रुपए किसान कार्ड का नाम दिया जाता है। और किसकी सहायता से अवेलेबल कराएगा, ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से ये उन्हें उपलब्ध करवाता है। इसके बाद है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर यहाँ पर अम्ब्रेला कार्यक्रम, ये अम्ब्रेला आना था, इसे अम्ब्रेला कार्यक्रम कहा गया है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर अम्ब्रेला कार्यक्रम UPNRM का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसका पूरा नेम क्या है, यहाँ पर UPNRM, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पूरा नेम है, ये UPNRM इसका पूरा नेम है। इसके बाद हम इसको पढ़ लेते हैं कि होता क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। UPNRM की शुरुआत 2007 में हुई है। तो आपको ये बात याद रखनी है। यहाँ पर इसका नेम ये यहाँ पर लिखा गया है, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर अम्ब्रेला कार्यक्रम, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखना है, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर अम्ब्रेला कार्यक्रम है ये, इसे नाम दिया गया है UPNRM। इसकी शुरुआत हुई है 2007 में, और इसकी शुरुआत किस लिए की गई थी, ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि गांव में आप क्या करें, इन्वेस्ट करें और वहां के लोगों को रोजगार के अवसर दें, ताकि जो लोग हैं वो क्या करें, पलायन ना करें, एक तरीके से माइग्रेट ना करें। तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, व्यवसाय के अवसर पैदा करने के साथ साथ प्राकृतिक जो संसाधन है उनके सतत उपयोग हेतु ग्रामीण समुदायों को क्या करना, प्रोत्साहित करने का काम करता है। तो यहाँ पर यही बातें कही गई हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश करें, साथ साथ उन्हें व्यवसाय के अवसर पैदा करें, प्राकृतिक संसाधनों का एक सतत उपयोग करें। सतत उपयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा कि कोई भी रिसोर्स है उसका आप यूज इस तरीके से कीजिए कि उससे आपकी भी जरूरतें पूरी हो जाए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो चीजें बनी रहें। आप ये नहीं है कि आप एक पेड़ काट रहे हैं तो उसकी जगह आपको 10 पेड़ लगाने चाहिए, ताकि आने वाले समय में
जो भी मतलब हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स हैं उन्हें उनके लिए जो भी रिसोर्सेज हैं वो खत्म ना हो जाएं। तो इस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या करें हम, सतत उपयोग के ग्रामीण समुदायों को प्रोत्साहित करने का काम करता है। इसके बाद 1992 में नाबार्ड ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम की क्या की, शुरुआत की थी। तो 1992 में क्या हुआ है, 1992 में नाबार्ड ने क्या किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम की क्या की है, शुरुआत की है। तो 1992 में नाबार्ड ने क्या किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम की शुरुआत की थी। तो ये सारी बातें याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये स्कीम्स किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, तो आप अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप इसे टिक ही नहीं कर पाएंगे। तो 1992 में नाबार्ड ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम की शुरुआत की। इसके साथ साथ मैंने अभी आपको बताया है कि ये यूपीएनआरएन प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इसमें लोगों को मतलब यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, व्यवसाय के अवसर पैदा करने के साथ साथ यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग करें, तो उनके लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करता है। 1992 में नाबार्ड ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम की भी शुरुआत की है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है आपका इंक्यूबेशन सेंटर। देश के नवाचारों को व्यवसायिक बनाने, कृषि उद्यमिता को आकार देने और एग्री इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए नाबार्ड ने CCSHAU, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है नाबार्ड का इंक्यूबेशन सेंटर कहां पर स्थापित है, हरियाणा में। तो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप कैसे टिक करेंगे, तो ये CCSHAU यानी कि आपका जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां पर इंक्यूबेशन सेंटर की क्या की गई है, स्थापना की गई है। तो देश में नवाचारों को व्यवसायिक बनाने के लिए कृषि उद्यमिता यानी कि आप क्या करें, कृषि को एक तरीके से मतलब एक तरीके से व्यवसाय बना लें, उसको आकार देने के लिए एग्रीकल्चर इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए नाबार्ड ने क्या दिया है, कुछ फंडिंग दी है। तो ये फंडिंग किसे दी गई है, CCSHAU हिसार को दी गई है, हमारे हरियाणा से रिलेटेड है, तो हमें ये याद रखना है। इसके साथ साथ तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय मुद्रई को भी 23.99 करोड़ की क्या दी गई है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यानी कि फंडिंग दी गई है। तो ये सारे पॉइंट है ना आपको याद रखने हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके बाद नाबार्ड ने 2022 से 23 के लिए हरियाणा राज्य के किसानों को 19,718 करोड़ रुपए भी दिए हैं। तो ये जो नाबार्ड है, नाबार्ड क्या देता है, मैंने आपको बताया था किसानों को लोन देता है, सरकारें जाकर मांगती हैं, बोलती हैं, तो नाबार्ड क्या करता है, वहां के लोगों को लोन प्रोवाइडर का काम करता है, लोन देता है, पैसे देता है। तो नाबार्ड ने हरियाणा राज्य के किसानों को 19,718 करोड़ रुपए दिए हैं, कब के लिए, 2022 से 23 के वर्ष के लिए। इसके बाद है फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसे दिए गए हैं। इसके बाद है 1 अगस्त 2018 को हरियाणा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यहां पर ऐसा कहा गया कि हमारे यहां पर 8 परियोजनाएं लागू की गई हैं जो जल से रिलेटेड हैं, जल परियोजनाएं लागू की गई हैं। तो यहां पर जल परियोजनाओं के लिए भी किसने पैसा दिया है, यहां पर नाबार्ड ने पैसा दिया है। तो ये जितने भी लोन प्रोवाइडर का काम होता है जैसे, तो ये अलग अलग स्टेट्स को दिया जाता है, उसी तरीके से हरियाणा को भी कुछ पैसे नाबार्ड के द्वारा दिए गए हैं। तो ये पैसे कितने हैं, 722 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। नाबार्ड ने 8 जल परियोजनाओं के लिए हमें 722 करोड़ की स्वीकृति दी है। ये अगस्त 2018 को प्रदान की गई थी। इसके बाद ये जो परियोजनाएं हैं इनके तहत जो पानी की फैसिलिटीज हैं वो कहां दी जाएंगी, 256 गांव में, और इसके साथ साथ 72 ढाणियों में पानी की आपूर्ति को पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो 256 गांव और 72 ढाणी, इनमें क्या की जाएगी, इसके तहत पानी की आपूर्ति पूरी की जाएगी। तो ये टॉपिक था आपका नाबार्ड से रिलेटेड, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसमें नाबार्ड से रिलेटेड सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी वो सारी मैंने आपको पढ़ा दी हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, और PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।